हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जैसे कि हम पिछली क्लास में बता चुके हैं कि आगे के नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज के मॉडर्न हिस्ट्री के क्लास नंबर 5 में हम ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ के अंतर्गत में जो सब टॉपिक्स है उसका नाम हम बता देते हैं कि आज कौन कौन सा टॉपिक्स हम कवर करेंगे। ठीक है, तो इस ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ में सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे भू राजस्व नीतियाँ। इसमें पढ़ेंगे ज़मींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे 2 नंबर में कृषि का वाणिज्यकरण। ठीक है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद 3 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे औद्योगिकीकरण। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर में पढ़ेंगे रेलवे का विकास। उसके बाद 5 नंबर में धन की निकासी। उसके बाद उपनिवेशवाद के 3 चरण। उसके बाद अकाल और अकाल की नीतियाँ। ठीक है, उसके बाद आधुनिक उद्योगों का विकास पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट में पढ़ेंगे संवैधानिक विकास। ठीक है, इसमें चार्टर एक्ट वगैरह और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, संवैधानिक विकास में। तो आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के क्लास नंबर 5 में ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ के अंतर्गत में इतने सारे टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, याद रखिएगा, टोटल 9 टॉपिक्स। ओके, तो चलिए हम देर न करते हुए क्लास को आगे शुरू हम करते हैं। ओके, तो आगे देखिए, तो ये सब वही टॉपिक है जो हम। तो चलिए देर न करते हुए भू राजस्व व्यवस्था में सबसे पहले हम जमींदारी व्यवस्था को शुरू करते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले ब्रिटिश काल में यानी कि अंग्रेज़ों के समय जो भू राजस्व व्यवस्था थी उसके बारे में थोड़ा सा पृष्ठभूमि हम देख लेते हैं। ठीक है, जो अंग्रेज़ों के काल में जो भू राजस्व व्यवस्था था किस प्रकार था। ठीक है, तो सबसे पहले हम पृष्ठभूमि को समझते हैं भू राजस्व व्यवस्था का। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट कि प्रारंभिक अनुभव एवं प्रयोग बंगाल में। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट याद रखिएगा कि 1757 ईस्वी में पलासी के युद्ध के पश्चात नवाब मीर जाफ़र द्वारा अंग्रेज़ों को 24 परगना की जमींदारी दी गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद 2 नंबर में पॉइंट में याद रखिएगा कि 1760 ईस्वी में मीर कासिम द्वारा अंग्रेज़ों को 3 जिलों जैसे कि वर्धमान, मिदनापुर एवं चटगांव की जमींदारी सौंपी गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद आगे देखिए 3 नंबर पॉइंट में क्या था कि 1765 ईस्वी में बक्सर युद्ध व इलाहाबाद की संधि के पश्चात मुगल बादशाह द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा दीवानी अधिकार, भू राजस्व वसूली का अधिकार मिला था। ठीक है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद आगे देखिए, तो चौथा पॉइंट क्या है कि 1772 ईस्वी में पंचवर्षीय बंदोबस्त वारेन हेस्टिंग्स ने भू राजस्व की वसूली के अधिकार को 5 वर्षों के लिए नीलाम या इजारेदारी कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए 5वां पॉइंट। तो 5वां पॉइंट में क्या है कि 1777 ईस्वी 1 वर्षीय बंदोबस्त पंचवर्षीय व्यवस्था की विफलता के बाद भू राजस्व वसूली का अधिकार प्रति वर्ष नीलाम किया जाने लगा। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए लास्ट पॉइंट है छठा। तो छठा पॉइंट याद रखिएगा कि 1790 ईस्वी में 10 वर्षीय बंदोबस्त। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व वसूली को 10 वर्षों के लिए नीलाम या फिर लागू किया, जिसे आगे चल करके अस्थायी बना दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद आगे चलिए, तो चलिए देर न करते हुए भू राजस्व व्यवस्था में सबसे पहले हम जमींदारी व्यवस्था को शुरू करते हैं। ठीक है, तो जमींदारी व्यवस्था के 4-5 नाम है, उसको नाम को याद रखिएगा। जिसमें से पहला नाम तो है कि जमींदारी व्यवस्था, अस्थाई व्यवस्था या बंदोबस्त, स्तंभरारी व्यवस्था, मालगुजारी व्यवस्था और उसके बाद जागीरदारी व्यवस्था। ठीक है, और एक और नाम याद रखेगा इजारेदारी व्यवस्था। तो इन सभी नाम है जमींदारी व्यवस्था का। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब उसके बाद हम देखते हैं कि जो जमींदारी व्यवस्था थी कौन कौन से क्षेत्र में ये लागू था। ठीक है, जमींदारी व्यवस्था तो क्षेत्र की बात करें तो सबसे पहले बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बनारस के कुछ भागों में ये लागू था जमींदारी व्यवस्था। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद ये कब लागू हुआ था तो ये याद रखिएगा, ये 1793 में लागू किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। और इसको लागू करने वाला कौन थे तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ये जमींदारी व्यवस्था को लागू किया गया था 1793 ईस्वी में। और कहाँ कहाँ था तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस के क्षेत्रों में लागू था ये जमींदारी व्यवस्था। ठीक है, और जमींदारों से सीधे समझौते के कारण इसे जमींदारी बंदोबस्त कहा गया। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम उसके बाद देखते हैं कि प्रमुख विशेषताएँ एवं शर्तें। ठीक है, तो जमींदारी व्यवस्था के अब हम उसके बाद देखते हैं जमींदारी व्यवस्था या अस्थाई व्यवस्था के मुख्य। अब उसके बाद हम देखते हैं जमींदारी व्यवस्था या अस्थाई बंदोबस्त के प्रमुख विशेषता एवं उसके शर्तें। ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए, तो ये रहा प्रमुख विशेषता एवं शर्त जमींदारी व्यवस्था का, जिसमें पहला पॉइंट याद रखिएगा भूमि का मालिकाना हक। ठीक है,
तो याद रखिएगा कि जो ज़मींदारी व्यवस्था थी, तो ज़मींदारी व्यवस्था के अंतर्गत समस्त भूमि का जो मालिकाना हक था ज़मींदारों को माना जाता था, ठीक है। और मालिकाना हक को वंशानुगत एवं हस्तांतरणीय बनाया गया, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, सूर्यास्त कानून की शर्तें, ठीक है। तो सूर्यास्त कानून में क्या था कि मालिकाना हक के साथ सख्त शर्त जुड़ी थी कि निर्धारित तिथि को सूर्यास्त से पूर्व निश्चित राजस्व सरकारी खजाने में जमा कराना अनिवार्य था, ठीक है, अन्यथा जमींदारी छीन जाएगी, ठीक है। जो जमींदारी का पद है वो छीन जाएगा, मतलब कि जमींदार के पद से हटा दिया जाएगा, ठीक है, और भूमि भी छीन लिया जाएगा। इसमें सूर्यास्त कानून के अंतर्गत में ये नियम बनाया गया था, ठीक है। और याद रखिएगा इसमें भूमि की खरीद बिक्री भी शामिल था, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट देखिए कि मूल कानून में जमींदारों और किसानों के बीच समझौता का प्रावधान था, परंतु इसे व्यवहार में लागू नहीं किया गया, ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट देखिए कि राजस्व का निर्धारण, भू राजस्व का निर्धारण पिछले अनुभवों के आधार पर मनमाने तरीकों से अत्यधिक उच्च स्तर पर किया गया, ठीक है। उसके बाद देखिए पाँचवा पॉइंट कि राजस्व का विभाजन, ठीक है, यानी कि 10/11 भाग, ओके। उसके बाद याद रखें इसमें कि वसूली किए गए कुल राजस्व का 10/11 भाग सरकार को देना होता था तथा 1/11 भाग जमींदार के पास रहता था। जमींदारों को दोहरा लाभ था, ठीक है, याद रखेगा। उसके बाद देखिए छठा पॉइंट, ठीक है। तो छठा पॉइंट में क्या है कि अस्थाई दर व राहत का अभाव, ठीक है। इसमें क्या था कि जो भी राजस्व निर्धारित किया गया वह अस्थाई था। भूखा, बाढ़ या फसल खराब होने जैसी प्राकृतिक आपदाओं में भी कोई छूट या राहत नहीं मिलती थी, ठीक है। उसको हर हाल में जमा कराना ही पड़ता था राजस्व को, चाहे तो बाढ़ आ जाए या फसल बर्बाद हो जाए या किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण फसल नष्ट ही क्यों ना हो जाए या सूखा ही क्यों ना पड़ जाए, हर हाल में भू राजस्व को जमा कराना ही पड़ता था, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अब आगे देखिए, अब उसके बाद हम देखते हैं कारण, ठीक है, कि आखिर जमींदारी व्यवस्था लागू क्यों किया गया था, उसका क्या कारण था, ठीक है। तो जमींदारी व्यवस्था को लागू करने के पीछे कारण को देखते हैं, जिसमें से पहला कारण है सरकारी या फिर घोषित कारण, ठीक है। इसमें याद रखिएगा कि सरकार का यह दृष्टिकोण था कि भू राजस्व स्थिर होने से कृषि में निवेश बढ़ेगा, जिससे उत्पादन में वृद्धि होगी, किसानों की आय भी बढ़ेगी, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए कि हालांकि वास्तव में सरकार की यह अपेक्षा थी कि जमींदारों द्वारा किसानों से लिया गया या लिया जाने वाला लगान भी स्थिर रहे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और किसानों को भारी शोषण हुआ, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखिए, दूसरा कारण है वास्तविक या फिर अंतर्निहित कारण, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट याद रखिएगा कि निश्चित आय की प्राप्ति। अस्थायी बंदोबस्त का एक मुख्य उद्देश्य तात्कालिक तौर पर भू राजस्व में वृद्धि करना था तथा सरकार के लिए आय की पूर्ण स्थिरता सुनिश्चित करना था, ठीक है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए यहाँ पे कि वित्तीय आवश्यकताएं, ठीक है। तो वित्तीय आवश्यकताएं में क्या थी कि विभिन्न कारणों से कंपनी को धन की भारी आवश्यकता थी, जैसे कि भारतीय उत्पादों को खरीदने के लिए, भारत में प्रशासनिक खर्चों को चलाने के लिए तथा साम्राज्य विस्तार के युद्धों को वित्त पोषित करने के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट कि वफादार राजनीतिक सहयोगी का निर्माण, ठीक है। इसमें क्या था कि इसके अतिरिक्त अंग्रेज़ों को जमींदारों के रूप में एक ऐसे राजनीतिक सहयोगी वर्ग का सख्त आवश्यकता थी जो प्रत्येक संकटपूर्ण स्थिति में अंग्रेज़ों का साथ दे, ठीक है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद अब आगे हम देखते हैं अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था का प्रभाव, ठीक है, सरकार एवं जमींदारों पर, जिसमें से पहला पॉइंट याद रखिएगा सरकार पर प्रभाव, ठीक है। तो सरकार पर सकारात्मक प्रभाव में पहला पॉइंट याद रखिएगा कि जिस वास्तविक उद्देश्य को ध्यान में रखकर सरकार ने इस बंदोबस्त को लागू किया था, अर्थात जमींदारी व्यवस्था, ठीक है, उसमें बहुत हद तक सरकार को सफलता मिली, जैसे कि आय की स्थिरता, समय पर वसूली तथा राजनीतिक सहयोगी के रूप में जमींदार वर्ग का समर्थन, ओके। उसके बाद अब सरकार पर नकारात्मक प्रभाव देखिए, पहला पॉइंट भू राजस्व स्थिर किए जाने के कारण भविष्य में उत्पादन और भूमि मूल्य बढ़ने पर भी सरकारी राजस्व में वृद्धि की संभावना नहीं रही, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि किसानों का बड़े पैमाने पर शोषण हुआ, जिससे असंतोष बना रहा और आगे चल कर के इन सभी समस्याओं के लिए ब्रिटिश सरकार को ही उत्तरदायी माना गया, ठीक है, याद रखिएगा।
उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 नंबर में सरकार पर प्रभाव देखने के बाद अब हम देखते हैं ज़मींदारों पर प्रभाव। ठीक है, तो ज़मींदारों पर प्रभाव में सबसे पहले हम देखते हैं नकारात्मक प्रभाव। तो नकारात्मक प्रभाव में पहला पॉइंट याद रखिएगा कि भू राजस्व वसूली को कठोर शर्तों के कारण आरंभ के 10-20 वर्षों में बड़ी संख्या में पुराने जमींदारों को अधिकार छीन लिए गए, जिससे न केवल उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा को भारी गहरी ठेस पहुंची थी। ठीक है, याद रखिएगा। अब उसके बाद जमींदारों पर सकारात्मक प्रभाव देखते हैं कि जमींदारों पर सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा था जमींदारी व्यवस्था में या फिर अस्थाई बंदोबस्त में। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट याद रखिएगा, हालांकि बाद के वर्षों में कुछ बंदोबस्त जमींदारों के लिए अत्यधिक फायदेमंद रहा। जमींदारों की आय में बेतहाशा वृद्धि हुई और अंग्रेजों से नज़दीकी संबंधों के कारण उनका राजनीतिक महत्व भी बढ़ा था। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए दूसरा पॉइंट, तो दूसरा पॉइंट में क्या है कि अनुपस्थिति जमींदार प्रथा। ठीक है, इसमें क्या था कि जमींदार गांवों में उपस्थिति नहीं रहते थे बल्कि शहरों में रहकर एजेंटों द्वारा शोषण कराते थे। ठीक है, याद रखिएगा। अब उसके बाद हम देखते हैं जमींदारी व्यवस्था या अस्थाई बंदोबस्त के किसानों पर प्रभाव। ठीक है, कि आखिर किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो चलिए सबसे पहले याद रखिएगा पहला कि मालिकाना हक की समाप्ति। ठीक है, भूमि पर पारंपरिक मालिकाना हक समाप्त हो जाने के कारण न केवल सामाजिक प्रतिष्ठा को गहरी चोट पहुंची बल्कि उत्पादन एवं कृषि की स्वतंत्रता भी किसानों से छीन ली गई। ठीक है, याद रखेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए दूसरा पॉइंट। ठीक है, अत्यधिक आर्थिक शोषण, किसान पूरी तरह जमींदारों की दया पर छोड़ दिए गए। जमींदारों द्वारा अधिक से अधिक भू राजस्व की मनमानी वसूली की गई। ठीक है, यहाँ तक कि सामुदायिक संपत्ति, चारागाह आदि के उपयोग की स्वतंत्रता भी समाप्त हो गई, जिससे किसानों पर अत्यधिक आर्थिक दबाव पड़ा और वे भारी कर्ज लेने के लिए विवश हो गए थे। ऐसी स्थिति में किसानों पर कर्ज का बोझ बढ़ गया था, जिससे वो कर्ज के जाल में फंस गए थे। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए तीसरा पॉइंट है। ठीक है, कठोर वसूली व ऋण जाल। ठीक है, भू राजस्व वसूली की कठोर शर्तों तथा प्राकृतिक आपदा, सूखा, बाढ़ के समय भी कोई राहत न मिलने के कारण किसान महाजनों एवं साहूकारों के कर्ज के जाल में उलझते चले गए। ठीक है, यानी कि कर्ज के जाल में वो फंस गए थे बुरी तरह से। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए चौथा पॉइंट, तो यहाँ पे चौथा पॉइंट याद रखिएगा कि प्रशासनिक व न्यायिक तंत्र की विफलता। ठीक है, प्रशासनिक मशीनरी एवं न्यायपालिका पर ग्रामीण स्तर पर जमींदारों एवं साहूकारों की मजबूत पकड़ थी, जिसके कारण पीड़ित किसानों को कहीं भी राहत या न्याय मिलने की उम्मीद नहीं थी। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे। अब उसके बाद अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था के निष्कर्ष यहाँ पे याद रखिएगा कि अस्थाई बंदोबस्त ने जमींदार वर्ग को अंग्रेजों का वफादार स्तंभ बनाकर ब्रिटिश हुकूमत को सुरक्षा दी, परंतु इसने भारतीय किसानों को भूमिहीन, साधनहीन और दरिद्र बनाकर भुखमरी के कगार पर पहुंचा दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अब आगे देखिए। अब यहाँ तक तो हम मेंस के दृष्टिकोण से देख लिए। ठीक है, अब हम स्पेशल प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से अलग से देखते हैं पॉइंट वाइज में। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी आई। ठीक है, फैक्ट के थ्रू। तो इसमें याद रखिएगा ये भू राजस्व व्यवस्था है, ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ। इसमें हम देख लिए कि पहला खेत है, दूसरा खेत, इसमें भी फसल हुआ और इसमें भी फसल हुआ। तो इस फसल में पहला खेत की फसल जो था, इसमें क्या था कि खेत की फसल का एक भाग सरकार के पास जाता था, उत्पादन के आधार पर निर्भर करता था ये। ठीक है, और इसमें क्या था कि माना यहाँ फसल कम हुई, ठीक है, तो सरकार को इसकी अनुसार जाएगा, इसी के अनुसार। उसके बाद आगे देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा कि हमारे यहाँ आय का स्रोत भू राजस्व व्यवस्था ही था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा कि ब्रिटिश काल में, ठीक है, तो ब्रिटिश काल में क्या था, इसमें फसल की भूमिका को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और भूमि की जो किराया था उसको लेने लगे। उसके बाद अब आगे देखिए, फसल नहीं, देखिए यहाँ पे काट दिए फसल नहीं। ठीक है, उसको ब्रिटिश काल में क्या था कि फसल की भूमिका को समाप्त कर दिया गया और भूमि का किराया लेने लगे थे। ठीक है, किसानों से, यानी कि यहाँ पे फसल नहीं, भूमि का किराया। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा कि भूमि का किराया, तो भूमि का किराया में क्या था कि भू राजस्व, यानी कि उपज हो या नहीं हो मुझे मतलब नहीं है, आपको लगान देना ही पड़ेगा। अब हम लगान लेंगे ही ज़बरदस्ती। ठीक है, भू लगान। उसके बाद यहाँ देखिए कि ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनको पैसा चाहिए था अधिक से अधिक। ठीक है, याद रखेगा यहाँ पे। उसके बाद अब आगे देखिए, तो यहाँ पे देखिए भू राजस्व, यहाँ पे हेडिंग डाल दिए हैं। इसमें पहला पॉइंट याद रखेगा कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जो शुरुआत हुई थी सबसे पहले बंगाल में हुई थी। ठीक है, याद रखेगा। तो ये भारत है, यहाँ पे बंगाल है। ठीक है, तो याद रखेगा कि जो बंगाल में वारेन हेस्टिंग्स ने सर्वप्रथम यानी कि प्रारंभिक रूप में इजारेदारी व्यवस्था को शुरू की थी। ठीक है,
तो इजारेदारी व्यवस्था में क्या था कि भूमि को किसी को भी ठेके पर दिए जाते थे, ठीक है, बोली लगा करके। जो जितना ज़्यादा बोली लगाएगा उसको खेत मिल जाता था, ठीक है, यानी कि भूमि, और जिसको खेत मिल जाता था वो इजारेदार बन जाता था, ठीक है। इसी को ठेकेदार भी या फिर ज़मींदार भी कहते थे, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अब आगे देखिए, तो यहाँ पे देखिए भू राजस्व, फिर यहाँ पे ये भारत है। भारत में यहाँ पे बंगाल था पहले, ठीक है, और ये पहले का जो बंगाल था 4 राज्यों से मिलकर बना हुआ था, ठीक है, जिसमें पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बांग्लादेश था, ठीक है, याद रखेगा। तो यहाँ पे वारेन हेस्टिंग्स ने सबसे पहले इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की थी, ठीक है। तो भू राजस्व व्यवस्था का प्रारंभिक रूप था इजारेदारी व्यवस्था, ठीक है, याद रखेगा। और यहाँ पे ठेका, फिर बोली, उसके बाद ठेकेदार, यानी ठेके पर खेत को दिया जाता था, भूमि को बोली लगा करके, और जो बोली लगा करके जो खेत लेता था ज़्यादा बोली लगा करके उसको ठेकेदार बोला जाता था, और ठेकेदार को ही इजारेदार भी या फिर ज़मींदार भी कहते थे, ठीक है, याद रखेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, यह शुरुआत में 5 वर्षों के लिए व्यवस्था था, ठीक है। उसके बाद में 1 वर्षों के लिए कर दिया गया, ठीक है, क्योंकि पैसा सीमित हो गया था, इसीलिए बाद में 5 वर्षों से घटा करके 1 वर्ष कर दिया गया था ज़मींदारी व्यवस्था में, ठीक है, याद रखेगा। उसके बाद अब आगे देखिए, अब यहाँ पे कॉर्नवालिस के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, जो इजारेदारी या फिर स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किए थे, ठीक है। तो कॉर्नवालिस में पहला पॉइंट याद रखिएगा कि वार्षिक ठेके की व्यवस्था बराबर, इस व्यवस्था से कंपनी को प्रशासन संभालना मुश्किल हो गया था, ठीक है। साथ में किसानों की शोषण हुआ, तो कई जगह विद्रोह के रूप में दिखने लगे थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए कॉर्नवालिस के समय, ठीक है, जो अस्थाई बंदोबस्त या फिर ज़मींदारी व्यवस्था या फिर इजारेदारी व्यवस्था या फिर मालगुजारी व्यवस्था, ठीक है, ये जो आया था कॉर्नवालिस के समय में आया था। कॉर्नवालिस ने इसे लॉन्च किए थे, ठीक है, लागू किए थे अस्थाई बंदोबस्त को, यानी कि ज़मींदारी व्यवस्था को, ठीक है। और इसका जो मूल जनक फिलिप फ्रांसीसी को माना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन लागू करने का जो श्रेय है कॉर्नवालिस को ही जाता है, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे, यानी कि जो अस्थाई बंदोबस्त है लागू करने का श्रेय कॉर्नवालिस को जाता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जो 19% क्षेत्र था अस्थाई बंदोबस्त का क्षेत्र था, ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि भारत के यहाँ पे ये है, ठीक है। तो भारत में 19% क्षेत्र में अस्थाई बंदोबस्त लागू था, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखिए, अब यहाँ पे हम बता दिए कि जो ज़मींदारी व्यवस्था या फिर अस्थाई बंदोबस्त है उसका क्या क्या नाम है, ठीक है। तो पहला अस्थाई बंदोबस्त, ज़मींदारी व्यवस्था या फिर इजारेदारी व्यवस्था या फिर इस्तमरारी व्यवस्था या बंदोबस्त या मालगुजारी व्यवस्था, जागीरदारी व्यवस्था, ठीक है, विस्वेदारी व्यवस्था, याद रखिएगा, ये सब इसके नाम है ज़मींदारी व्यवस्था का, ठीक है। उसके बाद अब आगे देखिए, उसके बाद अब आगे हम देखते हैं अस्थाई बंदोबस्त की विशेषता, ठीक है। तो अस्थाई बंदोबस्त की विशेषता में याद रखिएगा कि इसमें 2 वर्ग होते थे, ठीक है, पहला जमींदार और दूसरा किसान, ठीक है। तो जमींदार से यहाँ पे समझौता किया जाता था, और जमींदार को, क्योंकि यहाँ पे जमींदार समर्थक वर्ग थे, और जमींदार को भूमि का स्वामी बना दिया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे जो किसान थे, किसान केवल खेती करने वाला था, इनके पास कोई अधिकार नहीं था, ठीक है, मजबूरन ये खेती करते थे। उसके बाद यहाँ पे देखिए कॉर्नवालिस, यहाँ पे लिख दिए कि जो कॉर्नवालिस था, तो कॉर्नवालिस का सोच ही था कि ज़मींदार से समझौता कर लो, इससे फ़ायदा एक तो ये होगा कि ब्रिटिश सरकार को समर्थक वर्ग जाएगा, इससे कंपनी को प्रत्यक्ष बहुत बड़ी फ़ायदा होगी, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अब आगे देखिए, तो चलिए अब आगे हम देखते हैं अस्थाई बंदोबस्त की विशेषता, ठीक है। तो अस्थाई बंदोबस्त की विशेषता में याद रखिएगा कि इसमें 2 वर्ग होते थे, पहला तो जमींदार और दूसरा कृषक यानी कि किसान, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो जमींदार थे, जमींदार से डायरेक्ट समझौता किया गया था, ठीक है, ताकि समर्थक वर्ग बन जाए, ठीक है, याद रखिएगा। और जो ज़मींदार थे इसको भूमि का स्वामी बना दिया गया, जिससे कंपनी के पास भू राजस्व 10/11 भाग ब्रिटिश सरकार कंपनी के पास को पहुंचा सके, ठीक है, आसानी से। इसीलिए भूमि का स्वामी इसे बना दिया गया था, ताकि 10/11 भाग ब्रिटिश सरकार कंपनी के पास पहुंचा सके, और 1/11 भाग खुद रखते थे, याद रखिएगा। और यहाँ पे जो कृषक थे, कृषक में याद रखिएगा यह केवल खेती करने वाला था, इसके पास कोई अधिकार नहीं था, ठीक है। कॉर्नवालिस का सोच ही ये था कि जे ज़मींदार से डायरेक्ट समझौता कर लो, ठीक है, इससे तो एक फ़ायदा ये होगा कि ब्रिटिश सरकार का समर्थक वर्ग बन जाएगा, और इससे कंपनी के प्रत्यक्ष रूप से बहुत बड़ी फ़ायदा मिलेगी, ठीक है, यानी कि भू राजस्व पहुँचाने का कंपनी में डायरेक्ट। और ये उसके बाद अब आगे देखिए, तो यहाँ पे नोट में एक पॉइंट लिखे हैं, उसको याद रखिएगा। कंपनी को एक डर यह था कि अगर ज़मींदारों को भूमि का स्वामित्व हमने बना दिया, लेकिन भविष्य में वो लगान देना बंद कर दे तो हम क्या करेंगे। तो ज़मींदार के इस डर से निपटने के लिए और बचने के लिए उन्होंने, यानी कि अंग्रेज़ों ने एक सूर्यास्त कानून बनाया, ठीक है। और ये कानून ज़मींदारों के लिए था, और इस सूर्यास्त कानून के अंतर्गत में एक शर्त रखा गया था
कि अगर ज़मींदार निर्धारित समय अवधि पर यानी कि फिक्स डेट के बाद अगर 10/11 भाग नहीं लेकर आया कंपनी के पास तो उनकी ज़मींदारी पद से हटा दिया जाएगा, ठीक है, और भूमि भी छीन लिया जाएगा। इसमें भूमि के खरीद बिक्री भी शामिल था, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अब आगे देखिए यहाँ पे अस्थाई बंदोबस्त है, ठीक है। तो जो अस्थाई बंदोबस्त है, तो अस्थाई बंदोबस्त के लागू करने का जो काम किए थे वो कॉर्नवालिस किए थे, ठीक है, याद रखिएगा। और इनका जो समर्थन कर रहे थे कौन थे, तो आरसी दत्त और एक राजा राम मोहन राय थे, ठीक है, और एक थे जॉन शोर और एक थे ग्रांट, ठीक है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो अब यहाँ पे देखिए कॉर्नवालिस का सोच, ठीक है, कि कॉर्नवालिस का क्या सोच था। तो कॉर्नवालिस का ये सोच था कि वार्षिक ठेके की व्यवस्था को बंद करना था, ठीक है। क्यों बंद करना था, क्योंकि यह हर साल करने में बहुत परेशानी होती थी, ठीक है, इसीलिए। उसके बाद अब आगे देखिए, और कॉर्नवालिस का सोच ये भी था कि कट्टरवाद या समर्थक वर्ग तैयार हो, ठीक है। उसके बाद अधिकतम भूभाग राजस्व चाहिए था इनको, इसीलिए। और उसके बाद अगला सोच था कि अधिकतम भू राजस्व चाहिए था, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद इनका अगला सोच था कि प्रशासनिक कठिनाइयों से बचाना चाहता था, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ज़मींदार है तो 1/10वां भाग कंपनी को पहुँचाता था। सूर्यास्त कानून के अंतर्गत में जो शर्त रखा गया था कि निर्धारित समय पे पहुँचाना है, नहीं पहुँचाया जाएगा तो ज़मींदार का पद छीन लिया जाएगा और भूमि भी छीन लिया जाएगा, ठीक है। और जो ज़मींदार थे 1/11वां भाग ये अपने पास रखते थे और 10वां भाग ये सूर्यास्त कानून के अंतर्गत कंपनी को पहुंचाते थे, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद इनका अगला सोच था कृषि का विकास, उसके बाद भूमि उत्पादन में बढ़ोतरी और ज़मींदारी में भी बढ़ोतरी, तब उसके बाद पैसा ज़्यादा आएगा, ठीक है, ये सोच था इनका। बाद इनका अगला सोच था कि मुद्रा का आवागमन हो सिटी से रूरल के बीच, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद यहाँ पे अगला सोच देखिए कि कृषि का विकास, भूमि उत्पादन बने तब इसे लगा कि ज़मींदार बढ़ेगा तब कृषि भी बढ़ेगा और तैयार करेंगे तो कृषि का विकास होगा जिससे पैसा ज़्यादा आएगा, ठीक है, लेकिन सफल नहीं हुआ था ये, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए फिर इनका अगला सोच था मुद्रा का आवागमन हो, ठीक है, एग्जाम्पल सिटी से रूरल के मध्य यानी संबंध बना रहे, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए अस्थाई बंदोबस्त का प्रभाव, ठीक है। तो यहाँ पे सूर्यास्त कानून से जुड़ा हुआ था और यहाँ पे एक व्यवस्था हम देखते हैं जिस व्यवस्था का नाम है समांतीकरण व्यवस्था या दूरस्थ व्यवस्था या अनुपस्थिति व्यवस्था, ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो तीनों व्यवस्था है ये अस्थाई बंदोबस्त से जुड़ा हुआ है। तो इस व्यवस्था में क्या था कि सबसे पहले यहाँ ऊपर में सरकार होगा, ठीक है, तो सरकार ब्रिटिश सरकार यहाँ पे ज़मींदार ए को यहाँ पे भूमि देगा, ठीक है, और यहाँ पे जो ज़मींदार ए है ये ज़मींदार बी को देगा भूमि, ठीक है। उसके बाद ज़मींदार बी है जो बी देगा सी को, ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो सी है ये सी का संबंध सीधा किसान से होता था, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस व्यवस्था को हम लोग उपसमंतीकरण व्यवस्था कहते हैं या फिर दूरस्थ जमींदारी व्यवस्था या अनुपस्थिति व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। और जो तीनों व्यवस्था है ये अस्थाई बंदोबस्त से जुड़ा हुआ था, ओके, याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखिए, अब यहाँ पे अस्थाई बंदोबस्त का निष्कर्ष देखते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो मान लीजिए ये भारत है, भारत में यहाँ पे बंगाल, ठीक है, तो बंगाल में सबसे पहले यहाँ याद रखिएगा भू राजस्व व्यवस्था से शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भू राजस्व व्यवस्था और सबसे पहले इजारेदारी व्यवस्था शुरू हुआ था, ठीक है, ब्रिटिश काल में। फिर उसके बाद वार्षिक ठेके की व्यवस्था थी, इसमें बहुत दिक्कत होती थी। उसके बाद कॉर्नवालिस आए और कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त या व्यवस्था लाया, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद क्योंकि अस्थाई बंदोबस्त से और एक कॉर्नवालिस के सोच और अस्थाई बंदोबस्त से समर्थक वर्ग तैयार हो जाएगा, प्रशासनिक कठिनाइयाँ समाप्त हो जाएगी। उसके बाद कृषि का विकास होगा, भूमि की उत्पादकता में बढ़ोतरी होगी। उसके बाद भू राजस्व का एक हिस्सा मिल जाएगा नियमित रूप से, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखिए, यहाँ पे इन सभी के लिए ज़मींदार को टारगेट कर लिया गया था, ठीक है। किसान का कोई अधिकार नहीं था, केवल खेती वो करते थे, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए दो वर्ग यहाँ पे है, एक किसान और दूसरा ज़मींदार, ठीक है। तो किसान के पास कोई अधिकार नहीं होता था, ये केवल खेती करते थे, ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो ज़मींदार थे तो ज़मींदार को भूमि का स्वामी बनाया गया, ठीक है। और क्योंकि ये 10/11वां भाग सरकार को कंपनी को पहुंचा सके और 1/11वां भाग खुद रख सके, ठीक है, याद रखिएगा। और 10/11वां भाग जो है समय पर न देने पर इनकी ज़मींदारी समाप्त हो जाती थी और भूमि भी छीन लिया जाता था सूर्यास्त कानून के अंतर्गत में, ठीक है, याद रखिएगा। भूमि से बेदखल कर दिया जाता था सूर्यास्त कानून के अंतर्गत।
ठीक है, उसके तहत अभी, और इसमें भूमि की खरीद बिक्री भी शामिल थी, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अब आगे देखिए नोट में एक पॉइंट लिखें, याद रखिएगा कि अस्थायी बंदोबस्त ये व्यवस्था में अगर सूर्यास्त कानून है तो भूमि की खरीद बिक्री भी उसमें शामिल थी, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखिएगा कि जो अस्थायी बंदोबस्त था वो उसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा था जिसका नाम है उपसमंतीकरण, ठीक है, उपसमंतीकरण पर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा था अस्थायी बंदोबस्त का, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद अब हम देखते हैं उपसमांतीकरण, इसी को दूसरा नाम है दूरस्थ जमींदारी व्यवस्था या अनुपस्थिति व्यवस्था, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें क्या था कि यह अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित था, एक पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से, ठीक है। इसे कॉर्नवालिस ने लागू किया था, जिसका समर्थन कौन कर रहे थे, तो आरसी दत्त कर रहे थे और राजा राम मोहन राय कर रहे थे, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा अस्थायी बंदोबस्त कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अब आगे देखिए, यहाँ पे मेरा अस्थाई बंदोबस्त या ज़मींदारी व्यवस्था कंप्लीट होती है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था, उसके बाद देखेंगे महलवाड़ी व्यवस्था, ठीक है। तीनों को एक एक करके पढ़ते हैं, जिसमें से पहला पढ़ लिए, 2 और बच रहा है, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था, ठीक है। तो अब चालू करते हैं हम रैयतवाड़ी व्यवस्था को। अस्थाई बंदोबस्त या ज़मींदारी व्यवस्था के बाद अब हम देखते हैं रैयतवाड़ी बंदोबस्त, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जो है, तो रैयत का पहले अर्थ यहाँ पे समझिए कि रैयत का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो रैयत का मतलब यहाँ पे ये होता है कि मध्यकाल में छोटे किसानों के लिए यह शब्द प्रयुक्त किया जाता था। जो रैयत शब्द है ना, तो मध्यकाल में जो छोटे छोटे किसान थे उनके लिए यह शब्द प्रयुक्त किया जाता था रैयत के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप आगे देखते हैं कि जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त था, तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त कौन कौन से क्षेत्र में विद्यमान था, ठीक है, कौन कौन से क्षेत्र में ये लागू था रैयतवाड़ी बंदोबस्त, ठीक है, कहाँ कहाँ तक ये फैला हुआ था, ठीक है। पहला पॉइंट याद रखिएगा, क्षेत्र विस्तार, ठीक है। तो क्षेत्र विस्तार में क्या है कि यह व्यवस्था मुख्य रूप से मद्रास प्रांत, बॉम्बे प्रांत, असम के कुछ भागों में विस्तृत रूप से फैली हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्षेत्र देख लिए कि मद्रास, बॉम्बे और असम, ये 3 यहाँ पे याद रखेगा, ओके। उसके बाद यहाँ पे देखिए दूसरा पॉइंट, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट में याद रखेगा सर्वप्रथम प्रायोगिक प्रयोग, ठीक है। तो इसमें यह क्या है कि सर्वप्रथम 1792 ईस्वी में कैप्टन रीड एवं थॉमस मुनरो द्वारा मद्रास के 12 महल क्षेत्र में प्रायोगिक तौर पर परीक्षण के लिए इसे लागू किया गया था, ठीक है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त का, ठीक है। उसके बाद अब देखिए तीसरा पॉइंट, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट में क्या है कि व्यापक स्तर पर क्रियान्वयन, ठीक है, यानी कि 1820 के दशक की बात यहाँ पे है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि 1820 के दशक में बॉम्बे प्रांत में गवर्नर एल्फिस्टन, ठीक है, गवर्नर एल्फिस्टन द्वारा तथा मद्रास प्रांत के गवर्नर थॉमस मुनरो द्वारा तथा इसे संपूर्ण प्रांतों में आधिकारिक रूप से लागू किया गया था, ठीक है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त को। तो यहाँ पे याद रखेगा। उसके बाद अब आगे देखिए कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त क्यों लागू किया गया था, ठीक है, इसे लागू करने का क्या कारण था। अब यहाँ पे कारण देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सरकारी तर्क, ठीक है, यानी कि घोषित या फिर आंशिक रूप से सत्य, ओके। इसमें पहला पॉइंट याद रखिएगा कि जमींदारों का अभाव, ठीक है। सरकार का यह दृष्टिकोण था कि इस क्षेत्र में उत्तर भारत की तरह बड़े जमींदार वर्ग मौजूद नहीं है, ठीक है, इसलिए रैयतवाड़ी बंदोबस्त को यहाँ पे लागू किया गया था। उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद यहाँ पे दूसरा पॉइंट याद रखेगा पूर्ववर्ती परंपरा, ठीक है। तो पूर्ववर्ती परंपरा में यहाँ पे याद रखेगा कि मैसूर में हैदर अली और टीपू सुल्तान ने भी किसानों से प्रत्यक्ष रूप से भू राजस्व वसूला था, ठीक है, याद रखेगा, पूर्ववर्ती परंपरा थी ये। उसके बाद यहाँ पे देखिए तीसरा पॉइंट कि तर्क एवं मूल्यांकन, ठीक है। तो तर्क एवं मूल्यांकन में याद रखिएगा कि सरकार का यह तर्क आंशिक रूप से ही सही था, क्योंकि इन क्षेत्रों में भी स्थानीय स्तर पर प्रभावी जमींदार मौजूद थे, ठीक है, याद रखिएगा, मीरासदार एवं पॉलीगार, यहाँ पे याद रखिएगा ये। अब उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी उसका वास्तविक कारण देखते हैं एवं विशेषता को, ठीक है, कि जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी उसका वास्तविक कारण क्या था और उसका विशेषता क्या था, ठीक है। तो हम अब इसी को देखने वाले हैं। तो याद रखिएगा कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त या व्यवस्था में वास्तविक कारण में कंपनी के अपने हित, ठीक है, याद रखिएगा। तो वास्तविक कारण में क्या देख रहे हैं हम लोग, कंपनी के अपने हित, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट याद रखेगा कि औद्योगिक क्रांति एवं बाजार निर्माण, ठीक है, यानी कि ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति के कारण भारत को ब्रिटिश निर्मित माल के बाजार के रूप में स्थापित करने की योजना बनाई गई, ठीक है। इसके लिए आवश्यक था कि बिचौलियों को हटाकर भारतीयों के पास कुछ क्रय क्षमता यानी कि खरीदने की शक्ति छोड़ी जाए, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए दूसरा पॉइंट, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट में क्या है कि राजस्व में वृद्धि की संभावना, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सरकार आय में
भविष्य की वृद्धि की संभावना को बनाए रखना चाहते थे, जो कि अस्थाई जमींदारी या अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था में हमेशा के लिए समाप्त हो चुकी थी। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद यहाँ पे नोट में एक पॉइंट लिखे हैं, उसको याद रखिएगा कि ब्रिटेन में उपयोगितावादी विचारधारा का प्रभाव। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा कि इस समय ब्रिटेन में जेरेमी बेंथम एवं जेम्स मिल की उपयोगितावादी विचारधारा का प्रभाव बढ़ रहा था। ये विचारधारा जमींदार विरोधी दृष्टिकोण रखते थे और उनका मानना था कि सरकार को ऐसी नीतियां लानी चाहिए जिससे अधिकतम लोगों को अधिकतम लाभ सुख मिले। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे। उसके बाद अब आगे देखते हैं रैयतवाड़ी बंदोबस्त की प्रमुख विशेषता। अब उसके बाद हम देखते हैं रैयतवाड़ी बंदोबस्त की प्रमुख विशेषता को। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट याद रखिएगा कि भूमि का मालिकाना हक, कि भूमि का मालिकाना हक कौन होगा, भूमि का मालिक कौन होगा, किस। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि किसानों या फिर रैयतों को भूमि का वास्तविक स्वामी माना गया। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे हालांकि मालिक बनाने से पूर्व भूमि की सर्वेक्षण एवं विस्तृत जांच पड़ताल की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे दूसरा पॉइंट याद रखिएगा बेदखली की शर्त। ठीक है, इसमें क्या है कि जमींदारी बंदोबस्त की तरह ही रैयतों पर भी यह शर्त लगाई गई थी कि निश्चित समय पर भू राजस्व न देने पर सरकार द्वारा भूमि जब्त कर ली जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे बताए थे ना जमींदारी बंदोबस्त में कि सूर्यास्त कानून के अंतर्गत में एक शर्त था कि सूर्यास्त होने से पूर्व 10/11 भाग जमींदार कंपनी को पहुँचाएगा। ठीक है, कंपनी के खजाना में। तो उसी तरह से यहाँ भी है कि अगर निश्चित समय अवधि में भू राजस्व न देने पर क्या होगा कि सरकार द्वारा भूमि को जब्त कर लिया जाएगा। भले ही मालिकाना हक रैयतों या किसानों के पास है, लेकिन लगान समय पर देना ही होगा। ओके, ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त में था। उसके बाद अब आगे देखिए, उसके बाद यहाँ पे तीसरा पॉइंट देखिए, तो इसमें क्या है कि राजस्व निर्धारण की पद्धति। ठीक है, इसमें याद रखिएगा कि भू राजस्व निर्धारण हेतु कुल उपज में से उत्पादन खर्च निकालने के बाद जो शुद्ध बचता है या बचत होती थी उसका 50% या उससे अधिक लगान के रूप में तय किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। इसका मतलब ये है कि राजस्व निर्धारण की पद्धति यहाँ पे लागू था कि भू राजस्व निर्धारण हेतु कुल उपज में, यानी कि जो उपज होगा उसके उत्पादन खर्च निकालने के बाद जो शुद्ध बचत होगी या होती थी उसका 50% या उससे अधिक लगान के रूप में तय किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद चौथा पॉइंट यहाँ पे देखिए प्राकृतिक आपदा में राहत। ठीक है, यानी कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त में ये था कि अगर किसी प्राकृतिक आपदा यानी सुखाड़ बाढ़ के कारण अगर फसल नष्ट हो जाती है या उस वर्ष से उपज कम होती है तो उसी के आधार पर यहाँ पे रैयतवाड़ी बंदोबस्त में यहाँ पे छूट दी गई थी। ठीक है, किसानों को राहत दी गई थी। लेकिन ऐसा जमींदारी बंदोबस्त में नहीं था, वहाँ पे कोई छूट नहीं था। भले आपका उपज हो या ना हो, जमींदारी बंदोबस्त या अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत में आपको लगान देना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे रैयतवाड़ी बंदोबस्त में क्या था कि अगर किसी प्राकृतिक आपदा के कारण अगर आपके खेत का फसल यानी किसानों का फसल नष्ट हो जाती है किसी प्राकृतिक आपदा के कारण, चाहे तो वो बाढ़ के कारण हो या फिर सुखाड़ के कारण हो, ठीक है, सूखा के कारण हो, तो उस स्थिति में क्या था कि यहाँ पे रैयतवाड़ी बंदोबस्त में राहत था किसानों का, यानी छूट दिया जाता था। ठीक है, कि भू राजस्व माफ़ किया जाता था उस साल या फिर कुछ और ऐसा करके। तो याद रखिएगा यहाँ पे चौथा पॉइंट वही है प्राकृतिक आपदा में राहत, कि प्राकृतिक आपदा के समय नियमों में भू राजस्व राहत छूट का प्रावधान था। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए पाँचवा पॉइंट। ठीक है, तो पाँचवा पॉइंट में क्या है आवधिक पुनर्निर्धारण। ठीक है, यानी समय का फिर से निर्धारण करना, यानी कि यहाँ पे क्या है कि सामान्यतः 30 वर्षों के अंतराल पर सरकार द्वारा भू राजस्व की दरों को पुनः निर्धारण करने का नियम था। इसमें मान लीजिए कि 2026 में 10 केजी देने का प्रावधान है। ठीक है, तो इसके 30 साल बाद यानी कि 2056 में, ठीक है, 2056 में चाहेगा तो 5 केजी के जगह पे 15 केजी या फिर 20 केजी कर दिया जाएगा, यानी इसके दर को पुनर्निर्धारण करने का इसमें नियम बनाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अब आगे चलिए, आगे देखते हैं रैयतवाड़ी बंदोबस्त का प्रभाव। ठीक है, कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त का प्रभाव किस किस पर क्या क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे सरकार पर प्रभाव, उसके बाद किसानों पर प्रभाव। ठीक है, तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रभाव में सबसे पहले हम देखेंगे सरकार पर प्रभाव। ठीक है, कि सरकार पर इसका क्या प्रभाव पड़ा था। तो सबसे पहले यहाँ पे याद रखिएगा सकारात्मक प्रभाव में पहला पॉइंट कि जिन वास्तविक उद्देश्यों या आय में निरंतर वृद्धि एवं बाजार विस्तार को ध्यान में रखकर सरकार ने इस रैयतवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया था उसमें एक बड़ी सीमा तक सफलता प्राप्त हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा, यानी उनको सफलता मिली थी बड़ी सीमा तक। उसके बाद हम देखते हैं नकारात्मक प्रभाव। ठीक है, तो नकारात्मक प्रभाव में पहला पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा प्रशासनिक खर्चों में भारी वृद्धि। ठीक है,
बंदोबस्त को लागू करने एवं प्रत्यक्ष भू राजस्व वसूलने के लिए बड़ी संख्या में कर्मचारियों को आवश्यकता हुई, जिससे जिससे सरकारी प्रशासनिक व्यय बहुत बढ़ गया था। ठीक है, यहाँ पे याद रखेगा। उसके बाद अब आगे देखिए। उसके बाद 2 नंबर में देखिए किसानों पर प्रभाव यानी कि रैयतों पर प्रभाव। ठीक है, इसमें सकारात्मक प्रभाव देखिए तो इसमें सबसे पहला पॉइंट याद रखेगा कि अपेक्षाकृत बड़े एवं मध्यम श्रेणी के किसानों को लाभ हुआ था। भू राजस्व देने के बाद भी उसके पास पर्याप्त अधिशेष बच जाता था, जिसका वे कृषि सुधार व अन्य कार्यों में निवेश कर सकते थे। ठीक है, ये सकारात्मक प्रभाव था किसानों पर। ठीक है, याद रखिएगा कि बड़े एवं मध्यम श्रेणी के किसानों को लाभ हुआ था और भू राजस्व देने के बाद भी उनके पास पर्याप्त धन या संपत्ति या फिर अनाज उपज बच जाती थी अधिशेष। ठीक है, जिसको कृषि सुधार व अन्य कार्यों में निवेश कर सकते थे। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जो किसानों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा था उसको देखिए यहाँ पे। तो छोटे किसानों पर करों का अत्यधिक बोझ। ठीक है, कि छोटे किसानों की दशा जमींदारी बंदोबस्त जैसी ही दयनीय हो गई। आय में भारी गिरावट आई और उन्हें अपने भूमि बेचने या गिरवी रखने तथा महाजनों से कर्ज लेने के लिए विवश होना पड़ा था। ठीक है, याद रखेगा यहाँ पे कर्ज के जाल में वो भी यहाँ भी फंस गए थे। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए। अब उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं तुलनात्मक विश्लेषण एवं प्रमुख परीक्षा अभ्यास के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम जमींदारी व्यवस्था और रैयतवाड़ी व्यवस्था को दोनों तुलना करके देखेंगे इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए फैक्ट। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए प्रमुख क्षेत्र पहले देखते हैं कि जमींदारी व्यवस्था का प्रमुख क्षेत्र कहाँ कौन कौन था। तो जमींदारी व्यवस्था में याद रखिएगा बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस। ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो जमींदारी व्यवस्था थी 19% क्षेत्र में था फैला हुआ। और ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त में देखिए मद्रास, बम्बई और असम, और ये 51% में फैला हुआ था रैयतवाड़ी बंदोबस्त। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे क्षेत्रफल और क्षेत्र देख लिए कौन कौन से क्षेत्र में था और कितना क्षेत्रफल में ये फैला हुआ था। ओके, उसके बाद दूसरा देखिए लागू होने का वर्ष यानी तिथि और उसका जनक। ठीक है, किसने लागू किया था और कब किया था। तो यहाँ पे देखिए जमींदारी व्यवस्था 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसे लागू किया था। और यहाँ पे रैयतवाड़ी बंदोबस्त इसमें 1820 के दशक में थॉमस मुनरो एवं एल्फिस्टन ने लागू किया था। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे रैयतवाड़ी बंदोबस्त को। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पे अब हम देखते हैं भूमि का स्वामी। ठीक है, कि आखिर भूमि का स्वामी किसमें कौन होता था। तो यहाँ पे याद रखिएगा जमींदारी व्यवस्था जो थी तो जमींदारी व्यवस्था में भूमि का जो स्वामी है जमींदार होते थे। ठीक है, याद रखिएगा वास्तविक मालिक जमींदार होते थे किसान नहीं। उसके बाद यहाँ पे रैयतवाड़ी बंदोबस्त में याद रखिएगा कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त में भूमि का जो स्वामी होता था मालिक वो रैयत यानी कि किसान होते थे खुद। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखिए। उसके बाद हम 4 नंबर में देखते हैं राजस्व वसूली। ठीक है, तो राजस्व वसूली में याद रखिएगा कि जो जमींदारी व्यवस्था थी तो जमींदारी व्यवस्था में जमींदार सरकार को पहुंचाते थे राजस्व वसूल करके किसानों से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रैयतवाड़ी बंदोबस्त में याद रखिएगा कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त में किसान खुद अपने सरकार को पहुंचाता था भू राजस्व। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अब देखिए 5वां पॉइंट। उसके बाद यहाँ पे 5वां पॉइंट याद रखिएगा कि राजस्व दर व स्वरूप। इसमें क्या था कि जो जमींदारी व्यवस्था थी उसमें इसका कुल उपज का 10/11 भाग पहुंचाता था। ठीक है, जमींदार सरकार को, याद रखिएगा स्थायी बंदोबस्त में। और रैयतवाड़ी बंदोबस्त में क्या था कि शुद्ध बचत का 50% या उससे अधिक। ठीक है, याद रखिएगा यानी कि जो खेत में उपजा 50 मन गला उपजा वहाँ पे। ठीक है, तो 50 मन में जो भी हमारा पूंजी लगा था उस पूंजी को काट देंगे और काटने के बाद जो बचेगा धन यानी संपत्ति उसके 50% यानी 50% या उससे अधिक वहाँ पे पहुँचाना था। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पे। उसके बाद 6ठा पॉइंट याद रखिएगा आपदा में राहत। ठीक है, तो जमींदारी व्यवस्था में कोई राहत नहीं था आपदा में। अगर फसल खराब भी होगी या बाढ़ या सुखाड़ के कारण से तो हम ये सब नहीं जानते हैं बहानाबाजी। हम ये सब नहीं जानते हैं, आपको भू राजस्व वसूल कर या लगान देना ही पड़ेगा। चाहे उसके लिए आप जहाँ से जो भी करो, चाहे साहूकार या फिर महाजनों से आप कर्जा ही क्यों ना लो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए रैयतवाड़ी बंदोबस्त। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त में क्या था कि इसमें नियमों में राहत का प्रावधान था कि अगर किसी कारणवश प्राकृतिक आपदा के कारण अगर फसल नष्ट हो जाती है या ख़राब हो जाती है तो आपको इसमें छूट दिया जाएगा। उस समय या उस साल की जो भू राजस्व था वो माफ़ किया जाएगा या कम लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे राहत था और इसमें राहत नहीं था। उसके बाद आगे देखिए।
अब उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है मुख्य परीक्षा या अभ्यास प्रश्न के लिए कि बम्बई और मद्रास में जमींदारी बंदोबस्त क्यों नहीं जारी किया गया था। ठीक है, संक्षेप में इसकी मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करते हुए किसानों पर इसके प्रभाव को बताइए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे देखिए, उसके बाद यहाँ पे देखिए जागीरदार और ज़मींदार दोनों में अंतर यहाँ पे लिखे थे। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये जागीरदार जो है, तो जागीरदार सरकारी अधिकारी या मनसबदार होते थे। ठीक है, और ये जो ज़मींदार है ये भूमि के वास्तविक स्वामी होता था। ओके, उसके बाद आगे देखिए, यहाँ पे दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि जो जागीरदार है इन्हें किसी भी निश्चित क्षेत्र पर भू राजस्व वेतन के रूप में दिया जाता था। ठीक है, और ये जो ज़मींदार हैं तो ज़मींदार को इन्हें किसानों से भू राजस्व वसूलने का वंशानुगत अधिकार प्राप्त था। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जागीरदार में तीसरा पॉइंट याद रखिएगा कि ये भूमि के मालिक नहीं होते थे तथा इसका पद स्थानांतरणीय था। याद रखिएगा। फिर यहाँ पे ज़मींदार में एक याद रखिएगा तीसरा पॉइंट कि ये सरकारी अधिकारी नहीं होते थे बल्कि एक मध्यवर्ती सामाजिक वर्ग थे। ठीक है, याद रखिएगा ज़मींदार। उसके बाद आगे देखिए, तो यहाँ पे तो हम देख लिए यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के दृष्टिकोण से रैयतवाड़ी बंदोबस्त और ज़मींदारी बंदोबस्त ये को। ठीक है, यानी कि अस्थाई बंदोबस्त को। अब रैयतवाड़ी बंदोबस्त को थोड़ा सा हम फैक्ट के थ्रू, मैपिंग के थ्रू, प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए रैयतवाड़ी बंदोबस्त। ठीक है, तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त में क्या था कि इस बार कंपनी किसान से समझौता करेगी सीधे तौर पर। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम बता दिए कि यहाँ पे मान लीजिए कंपनी है और यहाँ पे किसान, तो कंपनी किसान से डायरेक्ट यहाँ पे समझौता करेगी कि आप खुद मुझे लगान पहुँचाने आना। ठीक है, जबकि ज़मींदारी बंदोबस्त में क्या था कि उसमें कंपनी जो है वो ज़मींदार से समझौता करते थे कि ठीक है कि लगान वसूल करके पहुँचाना। ठीक है, 10/11 भाग। लेकिन इसमें ऐसा नहीं था, इसमें कंपनी डायरेक्ट किसान से समझौता करती है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखिए, फिर यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा कि यहाँ पे स्पष्ट रूप से ज़मींदार वर्ग नहीं था। ठीक है, याद रखिएगा। इसीलिए कंपनी डायरेक्ट किसानों के साथ समझौता करना ठीक समझा। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए आगे, तो मान लीजिए यहाँ पे भारत है। ठीक है, तो भारत के पूरे क्षेत्र मिलाकर के 51% क्षेत्र में रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू था। ठीक है, याद रखिएगा। तो 51% कहाँ था उसका हम थोड़ा सा नाम बता देते हैं संक्षिप्त में। तो मान लीजिए यहाँ पे बंगाल है। ठीक है, तो पूर्वी बंगाल और असम के क्षेत्र में रैयतवाड़ी बंदोबस्त यहाँ पे विद्यमान था। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 नंबर में बम्बई। ठीक है, तो बम्बई के जो एलिफिस्टन थे वो लागू किए थे रैयतवाड़ी बंदोबस्त का, और यहाँ पे भी बम्बई में भी रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू था। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 नंबर में नीचे मद्रास का क्षेत्र। ठीक है, तो मद्रास का क्षेत्र में भी रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू था। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए 4 नंबर में कुर्ग एवं सिंध का क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पे भी रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू था। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे मद्रास के बारे में थोड़ा सा नीचे देख लेते हैं विस्तार से। यहाँ पे देखिए 3 नंबर में जो हम मद्रास बताए, तो 3 नंबर में मद्रास के बारे में याद रखिएगा कि जो मूल रूप से रैयतवाड़ी बंदोबस्त है वो मद्रास में ही लागू था। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो मद्रास है, तो मद्रास में 12 महल जिले में कर्नल रीड ने 1792 में इसे सबसे पहले लागू किया था। ठीक है, मद्रास में ही कौन किए थे, तो कर्नल रीड कहाँ के थे, तो 12 महल जिले के थे। ठीक है, याद रखिएगा। और 12 महल जिले में लागू किए थे 1792 में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए तीसरा पॉइंट कि संपूर्ण मद्रास में टॉमस मुनरो ने लागू किया था। ठीक है, यानी कि पूरे संपूर्ण मद्रास में टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त को लागू किए थे। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आगे चलिए, उसके बाद यहाँ पे देखिए रैयतवाड़ी बंदोबस्त। ठीक है, तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त में सर्विस सिस्टम भी शामिल थे। ठीक है, याद रखिएगा। तो सर्विस सिस्टम में क्या था कि इसमें सबसे पहले बॉम्बे में भूमि का सर्वे किया गया था। ठीक है, और ये सर्वे कौन किए थे, तो प्रिंगल ने किए थे। ठीक है, याद रखिएगा। और ये प्रिंगल कौन थे, तो गवर्नर थे। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए यह दोषपूर्ण था, जो प्रिंगल थे दोषपूर्ण था। ठीक है, उसके बाद इसे बिलगेट और गोल्ड स्तंभ सही किए थे। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखिए, अब उसके बाद रैयतवाड़ी बंदोबस्त के शॉर्ट में यहाँ पे विशेषता देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला विशेषता याद रखिएगा कि यहाँ पे जमींदार वर्ग नहीं था। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे में मद्रास, पश्चिम बंगाल, असम, बॉम्बे, कुर्ग, सिंध क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पे जमींदार वर्ग नहीं थे। फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि किसान के साथ समझौता किया गया था। ठीक है, कंपनी किए थे किसान के साथ डायरेक्ट समझौता।
जबकि ज़मींदारी बंदोबस्त में क्या था कि वहाँ पर जो कंपनी थे ज़मींदार से समझौता किए थे, ठीक है। ज़मींदार को बोला गया था कि आप किसानों से कि भू लगान वसूल करके कंपनी के खजाने में पहुँचाना। जबकि यहाँ पर रेतवारी बंदोबस्त में क्या था कि यहाँ पे डायरेक्ट समझौता किया गया था किसान को कि आप ही मुझे लगान लेकर के आना पहुँचाने, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए तीसरा पॉइंट। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट में एक रिकॉर्डो नाम के व्यक्ति का नाम याद रखिएगा। इनकी लगान संबंधित विचारधारा बहुत फेमस थी, ठीक है। इसमें इस विचारधारा में रिकॉर्डो कहते हैं कि सरकार का प्रत्यक्ष संबंध होना चाहिए किसान के साथ में, कोई भी बिचौलिया नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रत्यक्ष संबंध का मतलब यहाँ पे डायरेक्ट संबंध होना चाहिए यहाँ पे किसान के साथ में सरकार का, इसके बीच में कोई भी बिचौलिया जमींदार नहीं होना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। रैयतवारी बंदोबस्त के विशेषता में चौथा पॉइंट याद रखेगा कि इसमें पुनर्निर्धारण का प्रावधान था, ठीक है, यानी लगान या भू राजस्व का पुनर्निर्धारण का स्थान था 30 वर्षों का अंतराल में, ठीक है, याद रखेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि किसी भी तरह का फिक्स्ड नहीं किया गया था, ठीक है, यानी नहीं था कि इसने इतना ही देना पड़ेगा। इसमें पुनर्निर्धारण का यहाँ पे व्यवस्था थी, प्रावधान था कि लगान या भू राजस्व का जो दर है हम चेंज कर सकते हैं, यानी पुनर्निर्धारण कर सकते हैं फिर से कि मान लीजिए 2026 या 2027 में 5 केजी अनाज ले रहे हैं तो कुछ साल के बाद यानी 30 साल के अंतराल में कभी भी हम इस व्यवस्था, इस प्रणाली या इस भू राजस्व की जो दर है इसको हम बदल सकते हैं। तो 5 किलो के जगह पे हम 25 किलो भी ले सकते हैं, ये हमारा नियम है, ओके। उसके बाद आगे देखिए, इसलिए रैयतवारी बंदोबस्त में इस चीज़ का कंसिडर किया गया कि 20 से 30 वर्षों में भू राजस्व का पुनर्निर्धारण किया जाएगा, ठीक है, जो हम अभी बताए, याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद 5वां पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा, सर्विस सिस्टम, ठीक है। रैयतवारी बंदोबस्त में सर्विस सिस्टम का प्रावधान था। इस सर्विस सिस्टम में क्या हुआ था कि बंजर भूमि सामुदायिक संपत्ति जो सार्वजनिक संपत्ति है, ठीक है, वो अब सीधे तौर पर सरकार के नियंत्रण में चले गया था, ठीक है, याद रखिएगा, ये सर्विस सिस्टम के अंतर्गत यानी रैयतवारी बंदोबस्त में, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद यहाँ पे हमारा रैयतवारी बंदोबस्त भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ तक भू राजस्व व्यवस्था में हम लोग 2 व्यवस्था पढ़ लिए, जिसका नाम था जमींदारी व्यवस्था या अस्थाई बंदोबस्त, और उसके बाद दूसरा नंबर में पढ़े हम लोग रैयतवारी बंदोबस्त, ठीक है। तो रैयतवारी बंदोबस्त पढ़ने के बाद अब हम लोग पढ़ रहे हैं महालवाड़ी बंदोबस्त, ठीक है। तो याद रखेगा, तो सबसे पहले याद रखेगा महालवाड़ी बंदोबस्त के हम लोग क्षेत्र पहले देखते हैं कि कितना क्षेत्र में फैला हुआ था और कौन कौन सा क्षेत्र में ये महालवाड़ी बंदोबस्त लागू था, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे याद रखेगा क्षेत्र की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें तो 30% क्षेत्र में फैला हुआ था महालवाड़ी बंदोबस्त। यह व्यवस्था मुख्य रूप से पश्चिम उत्तर प्रांत यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत यानी कि मध्य प्रदेश, पंजाब ग्राम सभा के रूप में विस्तृत रूप से लागू था, ठीक है, और ये 30% में लागू थी। उसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरा पॉइंट प्रारंभिक सुझाव, ठीक है। तो प्रारंभिक सुझाव में याद रखेगा कि सर्वप्रथम 1819 ईस्वी में हॉल्ट मैकेंजी ने इस व्यवस्था को लागू करने का विचार या सुझाव दिया था तथा 1822 में रेगुलेशन के द्वारा इसे कुछ क्षेत्रों में लागू किया गया था, ठीक है। उस समय पंजाब में नहीं था, याद रखेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए तीसरा पॉइंट है, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट में याद रखेगा सुव्यवस्थित स्वरूप, ठीक है। तो सुव्यवस्थित स्वरूप के में थोड़ा सा यहाँ पे याद रखेगा कि 1833 ईस्वी में मार्टिन वर्ड ने उत्तर भारत में इस व्यवस्था को वैज्ञानिक व सुव्यवस्थित रूप से प्रदान किया, ठीक है, याद रखेगा। अतः इन्हें उत्तर भारत में भू राजस्व व्यवस्था का प्रवर्तक माना गया, ठीक है, याद रखेगा। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पे प्रमुख विशेषता, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं महालवाड़ी की प्रमुख विशेषता को, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट याद रखेगा कि भूमि का मालिकाना हक है, ठीक है। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त की तरह ही महालवाड़ी में भी किसान यानी कि रैयत ही भूमि का वास्तविक मालिक होता था, ठीक है। जबकि ज़मींदारी बंदोबस्त में क्या था कि उसमें जो भूमि का मालिक होता था ज़मींदार होता था, क्योंकि कंपनी उसी को ज़मींदार को ही बना दिए थे भूमि का स्वामित्व, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, और रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महालवाड़ी बंदोबस्त में क्या था कि भूमि का जो स्वामी होता था, मालिकाना हक, वो किसानों या रैयत के पास होता था, ठीक है, याद रखेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए दूसरा पॉइंट, वसूली की सामूहिक इकाई यानी कि महाल। तो भू राजस्व की वसूली के लिए व्यक्तिगत किसान के बजाय समस्त ग्राम या ग्राम समूह को एक इकाई माना गया जिसे महाल कहा गया, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे तीसरा पॉइंट याद रखिएगा लगान अदायगी, ठीक है। इसमें क्या था कि भू राजस्व का अदायगी सरकार को सीधे व्यक्तिगत किसान द्वारा न होकर जमींदारों या ग्राम प्रमुखों या लंबरदार
के माध्यम से की जाती थी। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए संक्षिप्त में तीनों व्यवस्था को हम यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, यानी कि जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था को संक्षिप्त में यहाँ पे पॉइंट बना दिए। क्या कि जमींदारी बंदोबस्त 19% क्षेत्र के भूभाग में फैला हुआ था। और क्षेत्र की बात करें तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी, ठीक है, यानी कि बनारस। उसके बाद यहाँ पे दूसरा देखिए रैयतवाड़ी बंदोबस्त। तो इसमें क्या था कि 51% भूभाग में ये फैला हुआ था रैयतवाड़ी बंदोबस्त भारत के। ठीक है, और क्षेत्र की बात करें तो मद्रास, बम्बे और असम। उसके बाद यहाँ पे तीसरा देखिए महलवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, तो महलवाड़ी बंदोबस्त की बात करें तो ये 23% क्षेत्र के भूभाग में फैला हुआ था। ठीक है, और इसका क्षेत्र की बात करें तो उत्तर पश्चिम मध्य प्रांत पंजाब, ठीक है, इतना में ये फैला हुआ था इस क्षेत्र में। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए महलवाड़ी बंदोबस्त के कारण और प्रभाव को देखते हैं कि आखिर महलवाड़ी व्यवस्था क्यों लागू किया गया था, इसका क्या कारण था और इसका क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो एक एक करके हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए महलवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का कारण देखते हैं। सबसे पहले तो पहला पॉइंट यहाँ याद रखेगा, आय में वृद्धि एवं प्रशासनिक व्यय में कमी। ठीक है, क्योंकि रैयतवाड़ी बंदोबस्त में प्रत्येक किसान को अलग अलग लगान वसूलने के कारण प्रशासनिक खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे थे। ठीक है, अतः मध्य मार्ग के रूप में संपूर्ण ग्राम समुदाय यानी महल से सामूहिक समझौता चुना गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दूसरा पॉइंट याद रखेगा कि ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति की आवश्यकता। ठीक है, ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति के कारण भारत की ब्रिटिश निर्मित माल को बाजार एवं उद्योगों के लिए कच्चा माल के स्रोत के रूप में स्थापित करने की सुदृढ़ योजना थी। ठीक है, याद रखिएगा। तो उसके बाद अब तीसरा पॉइंट देखिए कि उपयोगितावादी विचारधारा का प्रभाव। ठीक है, जमींदार विरोधी तथा अधिकांश सामाजिक लाभ प्राप्त करने की नीतियों को गहरा प्रभाव था। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिख दिए मेंस के लिए अभ्यास प्रश्न। ठीक है, ऐसे ही कि ब्रिटिश काल में भू राजस्व के विकास को संक्षेप में बताइए। ठीक है, इसमें क्या करना है कि केवल विकास के कारणों को रेखांकित करना है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ब्रिटिश काल में विभिन्न भू राजस्व नीतियों का सविस्तार वर्णन करना है इसमें। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे याद रखिएगा कि ब्रिटिश काल में भू राजस्व व्यवस्था का भारतीय किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, इसको यहाँ पे बताना है। उसके बाद आगे चलिए। अब यहाँ पे टॉपिक बता दिए कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यानी कि कृषि का वाणिज्यकरण पढ़ेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लास लंबा हो जाएगा इसलिए यहाँ पे एंड कर रहे हैं। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कृषि का वाणिज्यकरण। ठीक है, यानी ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ के जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कृषि का वाणिज्यकरण। ठीक है, उसके बाद आगे चलिए। तो यहाँ पे महलवाड़ी व्यवस्था को भी मेंस और पीटी के दृष्टिकोण, प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से देख लिए, लेकिन यहाँ पे अब हम थोड़ा सा प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से स्पेशल अलग देखते हैं। ठीक है, महलवाड़ी व्यवस्था को। ओके, तो चलिए आगे। अब यहाँ पे देखिए महलवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, तो महलवाड़ी व्यवस्था में हम यहाँ पे हेडिंग डाल दिए हैं और इसमें याद रखिएगा महल का अर्थ है। तो महल का अर्थ यहाँ पे होता है गाँव। ठीक है, तो इस पर क्या करते हैं अंग्रेज कंपनी कि इस बार कंपनी गांवों से समझौता कर लेते थे। ठीक है, गांव के जो मुखिया होते हैं ना उसके साथ में, प्रधान के साथ में। तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए महलवाड़ी व्यवस्था, उस पर यहाँ पे गांव है तो गांव कंपनी गांव के साथ समझौता करते हैं, गांव के मुखिया के साथ में। और यहाँ भी 4 क्षेत्र कुल मिलाकर के 30% क्षेत्र में महलवाड़ी व्यवस्था लागू थी, यानी 30% क्षेत्र में फैला हुआ था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए आगे कि महलवाड़ी के जनक जो है होल्ट मैकेंजी है। ठीक है, याद रखिएगा कि महलवाड़ी व्यवस्था के जो जनक है होल्ट मैकेंजी है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए। तो उसके बाद यहाँ पे याद रखिएगा किसानों का शोषण। ठीक है, गांव का मुखिया करते थे, याद रखिएगा। तो जमींदारी व्यवस्था में जमींदार करते थे। अब यहाँ पे नोट में कुछ यहाँ पे पॉइंट लिख दिए तीनों बंदोबस्त, यानी जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं जमींदारी व्यवस्था में क्या था, यानी अस्थायी बंदोबस्त में कि कंपनी जमींदार से समझौता करते हैं। ठीक है, यानी कि इसमत रारी व्यवस्था से। उसके बाद ये रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या था कि कंपनी रैयत यानी कि किसान के साथ में समझौता करते हैं। ठीक है, और उसके बाद महलवाड़ी व्यवस्था में क्या है कि किसान गांव के मुखिया के साथ में समझौता करते हैं। ठीक है, महलवाड़ी व्यवस्था में, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे अगला पॉइंट देखिए कि अस्थाई बंदोबस्त का जो जनक है जमींदारी व्यवस्था का वो कॉर्नवालिस थे, याद रखिएगा। और रैयतवाड़ी बंदोबस्त का जो जनक है वो कर्नल रीड और टॉमस मुनरो थे। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखिए। उसके बाद यहाँ पे आगे देखिए, मान लीजिए भारत है। ठीक है, तो भारत के 30% क्षेत्र में महलवाड़ी व्यवस्था लागू थी। तो यहाँ पे याद रखिएगा उत्तर पश्चिम क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र,
संयुक्त प्रांत का क्षेत्र, मध्य प्रांत का क्षेत्र, इन चारों क्षेत्र को मिलाकर के 30% क्षेत्र में ये महालवाड़ी व्यवस्था लागू थी। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद यहाँ पे नोट में कुछ पॉइंट लिखे हैं, उसको याद रखिएगा कि अस्थायी बंदोबस्त में किसानों को शोषण जमींदार करते थे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे रैयतवारी में याद रखिएगा कि रैयतवारी में एक नई चीज़ निकल कर आई थी जिसका नाम था महाजनी व्यवस्था। ठीक है, याद रखिएगा, ये महाजनी व्यवस्था रैयतवारी बंदोबस्त में था। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिए, किसानों के पास अत्यधिक भू राजस्व कंपनी को देने के लिए नहीं होता था, तो ऐसे में किसान महाजनी से उधार लेकर के कंपनी को दे देते थे। ठीक है, क्योंकि फिक्स था कि निर्धारित समय अवधि में आपको भू राजस्व या लगान पहुंचाना है, अगर नहीं पहुंचाए तो आपको इस जमींदार पद से यहाँ पे बेदखल किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे रैयतवारी बंदोबस्त में यहाँ एक पॉइंट याद रखिएगा कि महाजनी व्यवस्था ने शोषण किया था किसान को। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे अस्थायी बंदोबस्त है जमींदारी व्यवस्था में भी एक पॉइंट याद रखिएगा कि किसान को जमींदार शोषण करते थे। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद यहाँ पे कुछ नोट में पॉइंट लिखे हैं, उसको देखिए। जिसमें से पहला पॉइंट याद रखिएगा कि अस्थाई बंदोबस्त में भूमि का जो स्वामी था जमींदार था। ठीक है, और रैयतवारी बंदोबस्त में जो भूमि का स्वामी है वो खुद किसान है। ठीक है, याद रखिएगा। तो महालवाड़ी व्यवस्था में भूमि का जो स्वामी होते थे वो कौन होते थे, तो ग्राम सभा के अधीन कर दिया जाता था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नोट में अगला पॉइंट याद रखिएगा कि भू राजस्व का निर्धारण समय समय पर होता था। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे हमारा भू राजस्व टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है, जिसमें 3 पढ़ना था, जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखिए, अब यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा कि नेक्स्ट क्लास जो आएगा क्लास नंबर 6 कृषि का वाणिज्यकरण टॉपिक रहेगा उसमें। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे लिख दिए हैं कि जो आगे के नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आगे के जो क्लास नंबर 6 है नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे कृषि का वाणिज्यकरण। ठीक है, अब हम कल के क्लास में ये पढ़ेंगे। ठीक है, कृषि का वाणिज्यकरण, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, तो याद रखिएगा आगे के जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे कृषि का वाणिज्यकरण। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। ओके।